अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे एपेक्स कमेटी के हवाले से, जहां नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम ही गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर लिया गया है और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन भी दे दी गई है। इस हवाले से निगरान वजीर दाखिला ने बताया है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क से निकल जाने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी गई है। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की इस तारीख तक तमाम असासे फरोख्त करें और अपने वतन वापसी के पाबंद होंगे। ये डेडलाइन जब खत्म होगी तो फिर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उनकी जायदादें भी कर्क कर दी जाएंगी। 1 नवंबर 2023 से वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारे, तमाम ही इदारे गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। और इसके साथ साथ गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन के खिलाफ सिंध हुकूमत में हमने देखा इन एक्शन हो चुकी है। तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए महकमा दाखिला का मुश्तरका कमेटीज़ बनाने का फैसला भी सामने आया है। इन मुश्तरका कमेटीज़ में हसास इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और FIA भी शामिल होंगे और इसके पहले मरहले में गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदेही की और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में इन्हें बाकायदा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। प्रोग्राम में आगे चलकर इस हवाले से डिटेल से भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट आमने सामने। बिलावल एक बार फिर खूब गरजे और बरसे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल वाहिद पाकिस्तानी दर्सगाह। और बिलाखिर टीम पाकिस्तान ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स के हवाले से। उनका कहना है कि जब मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक दिए जाते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। ये वो अहम रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के दौरान दिए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की ये अल्फाज तमाम नाम नहाद जमहूरियत पसंदों के लिए है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आने वाले सोमवार तक अब मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल दौरान समाअत कहा कि मैं तो आज ही केस खत्म करना चाह रहा था, लेकिन हम वकला को भी नाराज नहीं करना चाहते, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनना चाहते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदगान हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। वकला नुमाइंदगान ने कहा है कि हमारी बात पूरी सुनी नहीं जाती, दरमियान में सवालात के सबब वकला भूल जाते हैं, लिहाजा वकील एक दूसरे को जवाब ना दें, ऐसे में केसेस जल्दी निपटाए जाएंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस कानून का असर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस का इख्तियार कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है, दूसरी जानिब यही इख्तियार 2 सीनियर जजेस में बांटा जा रहा है और इसका असर आने वाले जजेस पर भी होगा। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। मुख्तलिफ मौजिज़ जजेस साहबान के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए और कहा यह कहा जा सकता है कि पार्लियामान ने इख्तियार से तजावुज़ किया, यह भी कहा जा सकता है कि आईनी तरमीम जैसा असर रखने वाला कानून बनाया गया। और इसके बाद जस्टिस अतर मिलना ने सवाल उठाया कि इंसाफ तक रसाई का कानून पार्लियामेंट कैसे नहीं बना सकती। जस्टिस सरदार तारिक ने भी यही सवाल उठाया कि बताएं कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट कैसे नहीं रखती। इकराम चौधरी ने दलाल का इख्तिताम करते हुए कहा कि पार्लियामेंट आईनी तरमीम से ही ये काम कर सकती थी। दूसरी तरफ फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि फैज़ाबाद धरने में फैज़ हमीद ने मुआहदे में शामिल होने का इसरार किया था। जिन लोगों ने धरने वालों को बिठाया था वो ही जामिन थे। अभी फैज़ाबाद धरना सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उस पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के कैंप से हम देख रहे हैं कि अब अहम बयानात सामने आना शुरू हो चुके हैं। माहिर कानून मियां दाऊद ने हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उनसे सभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस टाइम देने के लिए। कल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से हमने देखा बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का जो असर है वो बिलखुसूस चीफ जस्टिस पर होगा, आने वाले जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा बल्कि इख्तियारात को बांटा जा रहा है। ये जिस दिन से ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जी, तो पब्लिक जो है वो बड़े ही फेयर किस्म के कंक्लूजन के ऊपर पहुंच रही है और वो खुद इस बात का
एनालिसिस कर रहे हैं कि बेंच में शामिल कौन से जज साहबान जो हैं वो अपने अदारे के अंदर इख्तियारात की तकसीम के असूल के हवाले से और शफाफियत के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, और कौन से जज साहबान जो हैं वो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं कि चीफ जस्टिस को एक डिक्टेटर की तरह ही काम करना चाहिए। अब काजी फायज़ साहब के रिमार्क्स को देख लें आप, और बाकी जो मौजूद जज साहबान हैं उनके रिमार्क्स को देख लें, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को देख लें, और कल जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब की तरफ से बड़ी पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आई। अब इस सारी दो समातों का हम तज्जिया करें तो बड़ी एक बुनियादी बात के नुक्ते के ऊपर जाकर बात रुक रही है कि क्या जिस तरीके से माजी से सुप्रीम कोर्ट चलाई जाती रही है 75-76 बरसों से, ये सब के सामने और हिस्ट्री है, क्या हम अब भी यही चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसी ही सुप्रीम कोर्ट चलाई जाए कि एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको कोई भी सियासी हल्के या अस्करी हल्के कोई कहीं भी उनकी जो है आपस में गठजोड़ हो जाए, वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से दो लाइक माइंडेड दोस्त जजेस को साथ बिठा के पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दे? तो क्या हम सारे ये चाहते हैं कि ये हो जाए? यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और मिस्टर जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब, मिस्टर जस्टिस मंदोखेल साहब, ये सारे इस बात के ऊपर डेलिब्रेट कर रहे हैं कि माजी में हमने देखा कि जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने एक फैसला दे दिया आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है रेकॉर्डेड केस का केस, उसके फैसले की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, किसी जज को नुकसान नहीं हुआ। जज साहबान की ऐशो इशरत वहीं पर कायम है, जज साहबान के बीवी बच्चों की ऐशो इशरत वहीं पर कायम है, रिटायरमेंट होने के बाद उनको वही कायम है। वैसे तो कानून के मुताबिक इनको किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन हम इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि बहुत सारे जज साहबान के बच्चों की सब्जी शॉपिंग भी जो है वो सरकारी वसाइल के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसी। तो क्यों ऐसे जज साहबान इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर शफाफियत नहीं लाना चाहते, जब चीफ जस्टिस और ये इख्तियारात भी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बिल्कुल ही जो है वो पावरलेस किया जा रहा है, बल्कि वो उनसे इख्तियार लेके, हाँ उनसे इख्तियार लेके उनके कह रहे हैं कि आप तीन नहीं, आप अपने तौर पे फुल कोर्ट बुलाकर बेंचेस की तश्कील कर लें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब देखें 58(2) पाकिस्तान की तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उन्होंने अपना इख्तियार जो है पार्लियामेंट तोड़ने का वो तोड़ के उन्होंने पार्लियामेंट को सौंप दिया, जी पार्लियामेंट जो मर्जी फैसला कर ले। सेम कॉन्सेप्ट, इसके पीछे भी डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट यही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सामने कि ये कौम जो है गुज़श्ता 10 बरसों से चीफ जस्टिस के आमराना इकदामात की, उनके फैसलों की, इंतजामी और जुडिशल फैसलों की विक्टिम है। मैं और आप जिस बहरानों का शिकार है आज के दिन तक, इसके जिम्मेदार हमारे जज साहबान है। तो इसलिए वो इख्तियार जो है अगर उसको एक कानून के मुताबिक रह के उसको बैलेंस किया जा रहा है तो इसमें तो कोई और चीजें ठीक है। और कानून बनाने का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास मौजूद है, लेकिन फिर उस पर चीफ जो मौजूद जज साहिबान हैं उन्हीं के रिमार्क्स हैं, जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन हैं वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, कुछ लोगों को इसमें बदनीयती भी नजर आ रही है पार्लियामेंट की। इसको मैं चाहूंगा आप क्लियर करें, जिस तरह से जस्टिस सरदार तारिक कह रहे हैं, जस्टिस अतर मनुल्लाह कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी दलील मौजूद है, कानून में कहां लिखा है कि पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती? अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल, वैसे तो कल मैंने इस मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ये सेम ऑब्जर्वेशन से उनके ऊपर अपनी राय का इजहार किया भी कि आप सियासतदानों की, पार्लियामेंट हमारी आवाम है ना, हाँ हमारी पार्लियामेंट है, तो अगर आप मेरी अहलियत जांचने जा रहे हैं कि मैं अहल हूं कानून साजी करने का या नहीं, तो मुझे भी ये हक दें कि मैं ये पूछूं कि ये जज साहबान जो हैं ये हाई कोर्ट में जज लगने के अहल होते हैं या नहीं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में लगने के अहल होते हैं या नहीं, अहलियत का ही सवाल है ना। आज अगर यही पार्लियामेंट ये कानून बना देना, मैं आपकी बात को थोड़ा सा दूसरी ज्यादा आसान लफ्जों में बना दूं कि ये जो जज साहबान हैं इनको पार्लियामेंट एक कानून बना दे कि इन जज साहबान की तनख्वाह 50 लाख होगी, रिटायरमेंट के ऊपर इनको 2-2 मुरब्बे जमीन मिलेगी, इनके बच्चों के नाम वरासती इंतकाल होंगे, तो यही जज साहबान, यही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, यही जस्टिस मुनीब कहेंगे कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, बिल्कुल सही कानून बनाया है। ठीक है, तो ये अहलियत का सवाल पार्लियामेंट के ऊपर उठाना नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ने ही तो आपको आइन बनाकर दिया, उसी पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन के तहत आप बैठे। लेकिन फिर इस आइन और कानून की तशरीह मुख्तलिफ क्यों होती है? आवाम तो फिर उसी में कंफ्यूज रहती है, कुछ वकला या कुछ जज साहिबान कुछ और कह रहे होते हैं,
तो वो एक डिफरेंस क्यों आ जाता है फिर? वो डिफरेंस इस वजह से की तशरीह कर लेते, अपनी मर्जी की, वो डिफरेंस इस वजह से आ जाता है। इसकी बुनियादी वजह ना पाकिस्तान की बुनियाद से और जुडिशियल सिस्टम की बुनियाद में देखने में, हमारे पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम, जजेस की तैनाती का तरीकाकार बोगस है, फ्रिवलस है, वेग है, मुबहम है, कोई मेरिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब आप पर्ची के ऊपर जज साहबान को बैठा देंगे, इनकॉम्पिटेंट लोगों को, उनका कोई विजडम नहीं होगा, उनके कोई इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस में उनका कोई तजर्बा नहीं होगा, तो फिर वो इसी तरीके से जिसके हाथ में जो लाठी आती है जैसा कि वो चला देते हैं। ये पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस का कितना बड़ा अलमिया है कि आज आपका कोई केस है ना, तो आपके हक में भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं और आपके खिलाफ भी बहुत सारे फैसले मौजूद हैं। तो ये आगे सेम केसेस में सेम पॉइंट के ऊपर, तो जज की ये डिस्क्रिशन है, अगर तो उसने आपको ठोकना है तो वो आपके खिलाफ वाले फैसले, आपके अपने फैसले का हवाला देकर आपको कर देगा। तो जो जज साहबान इस बात के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़हनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों से मुतासर हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह की तशरीह कर दी गई है, आइन की तशरीह नहीं है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब का फोकस है। आइन की ये मंशा नहीं है बिल्कुल। आइन ने पार्लियामेंट को कानून, हमने प्रोसीडिंग्स में देखा जब वकला कोई बात करते थे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या लॉ से हटके बात करते थे, तो चीफ जस्टिस फॉरन टॉक कहते थे उन्हें कि ये अगर कानून में है तो आप बात करें, अदरवाइज आप ये कहें यू अज्यूम दैट। तो इस तरह के हमने देखा कि वो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि अब हम ऑन एयर देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, जो कि पहले अवाम ने नहीं देखी। देखिए मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। उसकी वजह क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म के ऊपर 2 साल 2.5 साल के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। अब उनके बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी तकारीर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो तो इस हद तक विजडम और लिबरल के कायल हैं कि बैरून मुमालिक के अंदर पूरे साल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान 6 महीने के लिए बैठते हैं और वो बेंचेस भी फाइनल करके बता देते हैं कि जी 6 माह के लिए ये बेंचेस काम करेंगे। ठीक है, इतनी हद तक वो फेयरनेस के लिए फेयरनेस तक जाने वाले बंदे हैं। जो सियासी जमातें हैं वो अवाम की नुमाइंदा, उन्हें तो पार्लियामेंट को देखना चाहिए, पार्लियामेंट को डिफेंड करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, इस एक्ट के खिलाफ पीटीआई अदालत में क्यों गई है? उन्हें सूट करता है फर्द वाहिद का फैसला, उनकी मंशा के मुताबिक है? क्योंकि चीफ जस्टिस तो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो फर्द वाहिद है वो तबाही का फैलाव है। अच्छा, कल जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब ने पीटीआई के वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब से, इज अ वेरी गुड लॉयर, बहुत काबिल वकील है, उनसे जब ये सवाल पूछा कि अगर आपकी कल जमात इक़्तिदार में आ जाती है तो आप ये कानून मनसूख कर दीजिएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ये कमिटमेंट देते हैं कि आप कल इस कानून को अगर हम मेंटेन करते हैं तो नहीं करेंगे, या इसमें किसी किस्म की छेड़ है, तो वो चुप हो गए। प्रॉब्लम जो दरख्वास्त गुजार है उनकी बदनीयती क्यों भी देखते हैं, हमने सिर्फ पार्लियामेंट की आमा के लिए काम नहीं कर रहे, मफाद आमा के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छा, पीटीआई क्यों इस वजह से सबसे ज्यादा इसके पीछे बड़ी बारीक कानूनी वजह है, क्योंकि पिछले 2017 से लेके अब तक आर्टिकल 183 जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें ये सारा अब खप डली हुई है, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन है? वो पीटीआई है। और विक्टिम कौन है? बाकी सारी सियासी जमातें हैं। अगर आर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जायज करार दे दिया जाता है तो उन तमाम फैसलों का रिव्यू आएगा। वो रिव्यू जो है इसी कानून के तहत वो अपील की तरह सुना जाएगा, पूरा केस खुलेगा और उस अपील की समाअत में वो जज साहबान नहीं बैठेंगे जिन्होंने पहले फैसले किए हैं। वो सारे वो जज साहबान हैं जिनके बारे में एक ट्रैक रिकॉर्ड मीडिया में पब्लिश हो चुका है कि वो पीटीआई के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे मुतासर होकर उनके हक में फैसले देते रहे। तो जब वो सारा केसेस दोबारा खुलेंगे तो उनकी सारी जूरिस्प्रूडेंस, उनके फैसले एट स्टेक है। तो पीटीआई ये चाहती है कि किसी तरीके से ये कानून जो है वो खत्म हो, ताकि हमें जो पिछले 5-10 साल से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए सहूलतकारी की है, वो सहूलतकारी जब रिवर्स होती है तो मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब बराह रास्त इस बात की जिम्मेदारी आयद होगी, उनके सारे फैसले, मेजॉरिटी फैसले जो 184(3) में हुए, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आर्टिकल 63A वाला फैसला वो रिवर्स होगा, ये सारे फैसले रिवर्स हो, तो उनके अपने फैसले भी एट स्टेक है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी कुछ जज साहबान जो है, मुस्तकबिल की इज्जत बचाने के लिए जज साहबान जो है ना इस बिल की सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि माशाल्लाह तो जब लगता है तो फिर
सबको हल्फ याद आ जाता है। पार्लियामान कुछ करती है तब हम देखते हैं कि तब सारे मंजर यहाँ पर आ जाते हैं, मार्शल लॉ के वक्त पर हल्फ भुला दिया जाता है, उस वक्त कोई सामने नहीं आता। ये उनके बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। इसके बाद तो तमाम दरख्वास्त गुजारों को चाहिए था कि वहां से शर्मिंदा होते, मुंह लपेटते और दुर्की लगा जाते, लेकिन आप देखें फिर भी वो वकला साहब इस बात का जवाब नहीं देते। ये बड़ी फेयर सी बात है। मतलब इसमें मैं अवाम हूं, मैं पार्लियामेंट हूं, और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं कानून साजी नहीं कर सकता, और इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी के पास है। जब मार्शल लॉ लगेगा, देखिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायजी सा ना शफाफियत के इतने वसी असूल के ऊपर बिलीव रखने वाले जज साबित हो रहे हैं, और हैं भी। हम उनका ट्रैक, उनके माजी के फैसले इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान में कभी कोई इतना फेयर और ओपन और आइन कानून और शरीयत के ऊपर, कुरान के ऊपर बिलीव करने वाला जज नहीं आया। उन्होंने तो अपनी अदालत में बैठे हुए सारे जज साहबान के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि ये आप इनकी बात कर रहे हैं, ये माजी में 184(3) में मार्शल लॉ को जायज करार देते रहे, ये इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो क्या आप इनको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मार्शल लॉ के खिलाफ? तो इस बात से बाहर निकलना पड़ेगा हम सबको। ये कोई बात नहीं है कि आप कहें कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना। हम विक्टिम है चीफ जस्टिस ऑफिस के। उन्होंने सबको ही कहा, सियासी जमातों को भी कहा, वकला बरादरी को भी कहा कि तभी आना चाहिए पिटीशन, तब भी आना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं आता। तब अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भी, मैं बड़े अदब के साथ और पेशगी माजरत के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि जो लोग फेयर प्रोसेस के जरिए जज बने हैं ना, वो बड़े फेयर हैं। मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब, मिस्टर जस्टिस सतन मनुल्लाह साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद मंजूर अली शाह साहब और मिस्टर जस्टिस मंदोखेल साहब, और जो अपनी सीनियरिटी के प्रिंसिपल से और एक तरीकेकार से, कानून से, मेरिट से अपनी आए हैं, जो भी अदरवाइज मेरिट से हटके आउट ऑफ टर्न आए ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो बेनिफिशियरी हैं आउट ऑफ टर्न के, वो मेरिट से हटकर मरात लेने के, जज बनने के बेनिफिशियरी हैं। तो वो तो चाहेंगे कि हमारी मंजी थल्ले कोई डांग ना फिर। कुछ फैसले इस तरह के भी ले लिए गए उनकी तरफ से कि फिर उनको, और ये भी ओपन एंड शट बात है। आप 63A वाला फैसला पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा नॉन डेमोक्रेटिक फैसला है। आपने आइन में तहरीफ कर दी। असल आइन का आर्टिकल 6 जो है उस फैसले के ऊपर लगना चाहिए, असल मिसकंडक्ट उसके ऊपर लगना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि हम जब अब ये प्रोसीडिंग्स हम देख रहे हैं, दो बार हम देख चुके हैं बराह रास्त कार्रवाई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सवाल करते दिखाई देते हैं कि वकला हैं, बड़ी फीसेस लेते हैं, लेकिन क्या हो क्या रहा है कमरा अदालत में? उनसे बात भी नहीं की जा रही, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। असल में बस वो यही कॉन्सेप्ट है लाइव स्ट्रीमिंग के पीछे कि पब्लिक को पता होना चाहिए, साइल को पता होना चाहिए कि उसका वकील जो है वो अदालत में कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत नहीं करता। आज से पहले तक तो एक भरम था, बहुत सारे लोग जो है वकीलों का भरम फिर टूटने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आप देखिए ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं, वो जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, और मेरे समेत हम सारे ये समझते रहे कि वो बहुत बड़े वकील हैं। आप यकीन माने कि हम सारे ये समझते हैं, लेकिन उस दिन अदालत में पता चला कि भाई इधर पांडा खाली है, भाई यार। तो वो फिर राफिया और शाफिया बस उस तरह से मिल मिला के कहीं से केस कुछ आ जाते थे, अपनी वकालत को चलाते रहते, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इस तरह का कोई इतना अच्छा नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि आवाम को इस बात का फायदा हुआ है और होना चाहिए। हम तो इस बात के हामी हैं कि सिविल जज के सामने जो केस चल रहा है ना जी, उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो होनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि उनका वकील तैयारी करके आया या नहीं करके आया। वो साइल जो है वो आपके ऊपर एतमाद करके अपना जान माल और अपनी जायदाद जो है वो आपको सौंपता है कि आप मेरा मुकदमा लड़ें, और आगे से पता चले वकील साहब को अलग भी नहीं आंदी, तो बताएं पीछे क्या रह गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मियां दाऊद, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आम इंतखाबात का जो मामला है वो एक उलझी हुई डोर की तरह है, और सियासतदानों के बयानात के बाद ये डोर मजीद उलझती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में आम इंतखाबात का कहा तो मौलाना फजलुर रहमान कुछ और ही कहते दिखाई दिए, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि अवाम पहचान लें कौन अवामी एहतसाब से भाग रहा है और कौन तैयार है। कभी कोई नाम नेहाद लीडर टीवी पर हल्का बंदियों की बात करता है, तो कोई ये कहता है कि जनवरी में ठंड बहुत ज़्यादा होगी, और कोई लीडर कहता है कि अमन अमान का मसला होगा।
बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि अवाम को ऐसे लीडरों को पहचानना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। निगरान वजीर आजम की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ ने इजलास में जोर देकर कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी के जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास में यह भी कहा गया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत के दायरे इख्तियार में आता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से लापता रहनुमाओं की बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस से मुदाखलत की अपील भी की है। उधर राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ किसी भी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें जो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आम इंतखाबात का मामला हम देखते हैं कि अगर एक तरफ हल होता नजर आता है, फिर कुछ बयानात आ जाते हैं सियासी जमातों की तरफ से, सियासी रहनुमाओं की तरफ से, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान का बयान आया कि सर्दी बहुत ज्यादा होगी, जनवरी में बर्फबारी होगी। इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान सबके लिए, हमारे लिए नहीं, जो लोग भी जमहूरियत सियासत और सियासी अमल से वाकिफ हैं उनके लिए हैरान कुन है। इसलिए कि पिछले पाकिस्तान की तारीख में जो पहले इलेक्शन हुए थे वो तो दिसंबर में ही हुए थे, उसके बाद भी दिसंबर और जनवरी में इलेक्शन हुए, फरवरी में इलेक्शन हुए हैं, शदीद सर्दी के मौसम में और शदीद बर्फबारी में इलेक्शन हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और उस वक्त जो है, पहले तो बंगाल भी आपके साथ था, बंगाल में 5 लाख अफराद इलेक्शन से 1 महीना पहले मारे गए थे सैलाब में। 5 लाख अफराद बंगाल मशरकी पाकिस्तान में। आपने फिर भी इलेक्शन करवाए, जबकि उस वक्त की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी बार बार कह रहे थे कि जनाब अब तो सैलाब आ गया है, सैलाब में हमारे लोग मर गए हैं, हमारी जो है वो इलेक्शन के बिल्डिंग्स में पानी खड़ा हुआ है, आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे। फिर तो वो इलेक्शन बनाए गए थे, वो इलेक्शन इसलिए बनाए गए थे कि इनको जल्दी थी पाकिस्तान के 2 लख्त करने की, और पाकिस्तान के अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अब पाकिस्तान को बचाने का मामला है। आप इलेक्शन के जरिए ही पाकिस्तान को एक लीडरशिप दे सकते हैं और इलेक्शन के जरिए ही आप पाकिस्तान को मुस्तहकम रख सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ये एक्सक्यूज कि सर्दी होगी, मेरे ख्याल में वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। उनका बड़ा मकाम है, उनका बड़ा मर्तबा है, उनकी सियासत हमेशा हमारे सामने रही है और वो एक बड़े सियासतदान है। उन्होंने बहुत छोटी बात की है कि इलेक्शन की वजह से जो है, इलेक्शन जो है सर्दी की वजह से जो है मसला बनेंगे, कोई मसला नहीं बनेंगे। ठीक है लगारी साहब, बिलावल भुट्टो हमें आम इंतखाबात के मामले पर काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। नून लीग के खिलाफ जो इस तरह से बयानात दे रहे थे, अब उस मामले पर भी कुछ कमी दिखाई दे रही है। इंतखाबात का वक्त जब इलेक्शन कमीशन दे चुका है तो फिर ये सियासतदान शकूक व शुबहात का शिकार क्यों हैं? अगर हम PTI की तरफ भी देखें, वो हमेशा की तरह फिर से अदालत की तरफ देख रहे हैं, चीफ जस्टिस को मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। नहीं, बात यह है कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन करवाने हैं। क्या चीफ जस्टिस के आईनी इख्तियार में है कि वो इलेक्शन करवाएं? आप हर मर्तबा जो है इलेक्शन कमीशन की अपना चीफ जस्टिस की तरफ क्यों देखते हैं? ये हमारा गैर सियासी रवैया होता है। जो डीप पोलिटिसाइज लोग होते हैं वो देखते हैं कि हम कोई और रास्ता निकालें। आइन का रास्ता ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अब आपकी एक चीज सामने आ गई कि जनाब वो इंतखाबी फहरिस्तें और वोटर लिस्टें हैं, वो भी बन गई। अब आपने पब्लिक कर दिया इंतखाबी हलकों को, आपने टेंटेटिव हफ्ता बता दिया है। भाई उस हफ्ते में से एक दिन है ना जिस दिन इलेक्शन होने, उस दिन बता दो, इसमें कौन सा मसला है? इलेक्शन कमीशन दिन को क्यों छुपा रहा है राज की तरह? वो तारीख क्यों छुपा रहा है एक खुफिया राज की तरह कि जनाब हम वो राज आप बता चुके हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो जनवरी का आखिरी हफ्ता वो तो 23 से 31 के दरमियान, 24 से 31 के दरमियान होगा। तो आप बता दें 24 को होंगे, 25 को होंगे, 26 को होंगे, 31 को होंगे, 30 को होंगे, कोई भी दिन है आप बता दें वो दिन, ताकि उस हिसाब से तैयारी शुरू की जाए और लोगों के जहन में हो। और ये कहते हैं जी दिन बताना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है भाई? ठीक है। तो लगारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कुछ बातें शुरू हो चुकी हैं इस हवाले से कि पंजाब में जो 141 सीटों का मामला है, नून लीग को डिफेंड करने, नून लीग के साथ लड़ने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सकत नहीं दिखाई दे रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही तोड़फोड़ का शिकार हो चुकी है। आप कैसे मामला देख रहे हैं? सकत नहीं दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तजिया है पाकिस्तान कौन तजिया करता है ऐसा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है, फलां पार्टी नहीं दिखाई दे रही है।
आपको पता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब से इलेक्शन कई बार जीत चुकी है। वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर 71 का इलेक्शन उसने जीता, 88 का इलेक्शन उसने जीता, 93 का इलेक्शन उसने जीता। बाकी इलेक्शन बनाए गए और लाडलू की झोली में डाले गए। वो लाडला कोई भी हो सकता है, लाडलू की झोली में डाले गए। अगर पीपल्स पार्टी के वोटर को आज भी इस बात की यकीन हो कि इलेक्शन हो रहे हैं और फ्री और फेयर हो रहे हैं, तो वो पीपल्स पार्टी पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। ये कैसे फतवा देते हैं? पंजाब में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं, कहां से नहीं है, कैसे नहीं है भाई? अब तक सिर्फ लाडलू को लाया जाता रहा ना, खुदा के वास्ते ये लाडलू का सिस्टम खत्म करें। लेकिन आपको लग रहा है लाडलू का सिस्टम खत्म हो पाएगा? पीपल्स पार्टी अभी से अपने तहफुजात का इजहार कर रही है और बार बार गिले शिकवे करती दिखाई दे रही है नून लीग से भी और एस्टेब्लिशमेंट से भी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए होनी चाहिए। शायद पीपल्स पार्टी को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जो पीडीए में रहकर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जाहिर है अगर नहीं होगा तो ये चीखेंगे ना, जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। अगर आपके सबसे ज्यादा करीबी आदमी काबीना में ले लिए जाएं, निगरान काबीना में, तो दूसरा आदमी जो जहां भी बैठा है वो तो चीखेगा ना, यार ये क्या हो गया। ये जो कल हमारे साथ बात कर रहे थे वो अपने आदमी भेज रहे हैं निगरान काबीना में, वो अहम जिम्मेदारियों पर भेज रहे हैं। जो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो निगरान वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना हुआ है, तो कैसे आप कहेंगे जनाब फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? तो शक व शुबहत हैं। मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, पंजाब के अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को, फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हो रहे हैं। कोई मुदाखलत नहीं होगी, कोई लाडला नहीं होगा, कोई गमले में रखा हुआ नहीं होगा, कोई पनीरी लगा हुआ नहीं होगा, किसी को पाला पोसा नहीं गया होगा। अगर ये बात जाती है मैसेज तो लोग अपना फैसला करेंगे और वो बड़ा फैसला होगा, वही पाकिस्तान की बका का ज़ामिन होगा। इसके अलावा और कोई फैसला जो है आपके लिए कोई नतीजा नहीं लाएगा। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, नेशनल एक्शन प्लान का इजलास हुआ, एपेक्स कमेटी का जब इजलास हुआ है निगरान वजीर आजम की सरबराही में, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान में, 1 मंथ का वक्त दिया गया है कि उन्हें फिर नहीं तो मुल्क बदर कर दिया जाएगा। आपको लगता है मामलात 1 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएंगे? और इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में और खास तौर पर पिछले 45 साल की तारीख में पहली दफा एक बहुत बड़ा सच बोला गया है। मैं ये समझता हूं कि कल की एपेक्स कमेटी के इजलास में जो भी बातें की गई हैं वो पाकिस्तान के हर आदमी के दिल की आवाज हैं कि आपके मुल्क के अंदर बच्चों को दूध नहीं मिलता, आपके गैर मुल्की आते हैं और आकर वो लाडले बन जाते हैं और वही सब कुछ लेते हैं। दूध भी उन्हीं को मिलता है, खाना भी उन्हीं को मिलता है, चीनी भी उन्हीं को मिलती है, आटा भी उन्हीं को मिलता है, डॉलर भी उन्हीं को मिलता है, और वहां से आ जाते हैं। कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। यतीम खाना बना हुआ ये मुल्क। क्या मतलब सिंध के लोग जो हैं यहाँ के वो पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के जो पख्तून रहते हैं वो नहीं है। जो पख्तून वहाँ पख्तून भी रहते हैं, हज़ारा भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, और वहाँ पर चित्राली भी रहते हैं। वहाँ मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे सूबों के अंदर। यहाँ पर पंजाब में, यहाँ बलूचिस्तान में, यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं जो हज़ारों सालों से रह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके दिल नहीं दुखते, उनके मसाइल नहीं है। हम लगे हैं अफगानों के मसाइल हल करने के लिए, हम लगे हैं किसी और के मसाइल हल करने में। हम कैसे लोगों के, दूसरों की दुनिया के दुख अपने दिल में रखकर अपने लोगों को भूखा मारेंगे? ये पहली दफा जो आर्मी चीफ ने कहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की यही बात अगर रियलाइजेशन है तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता कि किसी भी पाकिस्तानी का मफाद या उसकी जान दुनिया के किसी और शख्स या मुल्क या किसी इदारे के वफाद से बालातर नहीं है। बिल्कुल। और कुछ ऐसा लग रहा है आपको जैसे कुछ मामलात हैं जो हम देख रहे हैं निगरान हुकूमत के दौर में हल होने हैं, जैसे गैर मुल्कियों को निकालने का अब ये मामला है, या अगर हम बात करते हैं स्मगलर्स के हवाले से, मईशत को ठीक करने के हवाले से, क्योंकि ये तमाम वो इकदाम हैं जो बगैर किसी सियासी प्रेशर के अब अंजाम दिए जाएंगे। एक मुंतखब हुकूमत जब आती है उनको बहुत सारे सियासी प्रेशर ग्रुप्स का सामना रहता है, जिस तरह से हमने पास्ट में भी देखा। चेयरमैन FBI शबर जैदी जब मंजर आम पर आए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि उन्हें तो जो सियासतदान है उन्हीं का प्रेशर रहता था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सियासतदानों का प्रेशर लेने की एस्टैब्लिशमेंट को क्या जरूरत है? अगर फेंसिंग करनी है, अगर आपने सरहदों को बंद करना है और किसी बाहर के किसी गैर मुल्की को नहीं आने देना तो नहीं आने देना, दैट्स ऑल। अगर आपका चीनी का ट्रक जा रहा है और आपने नहीं जाने देना तो नहीं जाने देना है। अगर आपका आटे का ट्रक जा रहा है, अगर आप कोई शख्स जो बोरियों में डॉलर भरकर सरहद पार कर रहा है तो आपने रोकना है ना, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो हुकूमत कोई भी हो,
जो अब तक काश्तकारी होती रही है, काश्तकारी तर्क कर दी जाए तो पाकिस्तान गुलो गुलजार हो सकता है, जन्नत बन सकता है, बैत बन सकता है। सिर्फ ये जो मुदाखलत होती रही है और सियासी अमल के अंदर वो बंद कर दी जाए और पाकिस्तान को ओनरशिप दी जाए, तमाम इदारे पाकिस्तान को ओनरशिप दें कि पाकिस्तान का मफाद, सब लोग कहते थे सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन किसी और के मफाद के लिए काम करते थे। हमें जी पाकिस्तान को अवलियत देनी होगी, पाकिस्तान के लोगों को, यहाँ के अवाम को, यहाँ बसने वालों को अवलियत देनी होगी। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खूबसूरत, कोई भी अच्छा, कोई भी नेक, कोई भी पारसा, कोई भी फरिश्ता रहता है तो दुनिया के दूसरे मुल्क का शहरी हमारा नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जैसे लोग नहीं है वो हमारे हैं, हमने ही एक दूसरे को मिलकर ठीक करना है, कोई बाहर का आदमी आकर हमें ठीक है। अच्छा, जिस तरह से वजीर दाखिला ने बयान दिया तो वो बयान असल में आर्मी चीफ का ही बयान है कि अगर सरहदों पर हमें नकलो हरकत की निगरानी करनी है, निगरानी करने वाले अपने काम ठीक करेंगे तो स्मगलिंग नहीं हो सकती। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी अफसरान भी इसमें मुलविस होंगे कोर्ट मार्शल किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर तो हम यही कहेंगे कि रानी तेल की अगर कोई गाड़ियां आ रही हैं तो वो कोई उड़कर तो नहीं आती, तो अगर ये काम हो जाते हैं, इस तरह की सख्तियां हो जाती हैं तो फिर बहुत सारे मामलात आने वाली हुकूमत के लिए बड़े बेहतर हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि आप कोर्ट मार्शल करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 मिसालें हमारे सामने आए, हर चीज रुक जाएगी, हर चीज रुक जाएगी। पता चले कि फलां बंदे का कोर्ट मार्शल हुआ है जो यहां से इस तरह कर रहा था, उसका कोर्ट मार्शल होगा, हमें चीज होता रहा है ना, ये सारी स्मगलिंग हो रही है ना, मंशियात आ रही है जिसका तशवीश का इजहार किया गया जी। मंशियात दुनिया के 80% अगर अफगानिस्तान में बन रही है तो बन रही है ना, फिर उसका रूट कहां से है? वो लैंड लॉक्ड है भाई। ईरान अपने मुल्क में मंशियात दाखिल होने दे रहा है, उज्बेकिस्तान ऐसा इजाजत दे रहा है, ताजिकिस्तान ऐसी इजाजत दे रहा है, काजाकिस्तान ऐसी इजाजत दे रहा है, वो तो नहीं दे रहे हैं इजाजत। अगर वहां बॉर्डर की तरफ जा रहे होंगे, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं जा रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा बैंक जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, अगर बहुत बड़ा हमारी तरफ आ रहा है तो फिर हमें रोकना है हर हालत में। और जब हम रोक देंगे तो पाकिस्तान तरक्की के एक बहुत बड़े दौर में दाखिल होगा जिसका हमने ख्वाब ही देखा है, अभी तक उसकी ताबीर नहीं देखी है। ठीक है लगारी साहब, एक लास्ट कमेंट चाहूंगा आपका फैजाबाद धरना केस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून का मौकिफ अब हम देख रहे हैं बड़ा खुलकर सामने आ रहा है, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ये हकीकत भी तो है कि इस मुआहदे पर दस्तखत करने में उस वक्त वजीर दाखिला एहसन इकबाल भी शामिल थे, तो अब इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही हैं? मेरे ख्याल में उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। उस पर भी अगर आप किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, किसी भी वजह से इक़्तिदार में रहने के लिए, कुर्सी से चिमटे रहने के लिए, कुर्सी को प्यारा और अजीज रखने के लिए किसी गलत काम की तस्दीक करते हैं तो आप गलत करते हैं। भाई एक दफा तो यार स्टैंड ले लो ना, अगर एक दफा स्टैंड ले लिया होता, छोड़ देते हैं हुकूमत को, ठोकर मार कर जैसे ये हम नहीं करते हैं, ये आप हमसे एक काम करा रहे हैं, हम नहीं करते हैं काम, तो आपके अंदर एक बड़ी एक चीज पैदा हो जाती है। आखिर वक्त तक आप गलत इक़दामात का दिफा करते रहते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ कर कार्रवाई कर रहे होते हैं और फिर आप उसकी ओनरशिप लेने के लिए खुद आगे बढ़कर कह रहे हैं दस्तखत में हम भी करने को तैयार हैं। उसके बाद जो है आप कहते हैं नहीं जी वो हम तो नहीं थे। जब अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो फिर अगर आपके वहां पर दस्तखत मौजूद है तो ओनरशिप आपकी मौजूद है उस फैसले पर, और जो कुछ भी किया गया उसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूं गलत हो रहा था, बिल्कुल धरना गलत था लगारी साहब, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं हुकूमत छोड़ देते, कुर्सी तो इनसे नहीं छूटती। उन्हीं बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से हमने देखा कि उनके साथ भी फिर मिल गए थे, बार बार यही बातें करते रहे कि बाजवा साहब ने हमें निकाला है, फिर उन्हीं को सपोर्ट भी करते रहे और सपोर्ट करने के बाद फिर नाम लेते रहे। यानी जब उनको एक्सटेंशन देनी थी तो एक्सटेंशन दी, वो तीसरी बार भी एक्सटेंशन के लिए ही वादा करके आए थे, वो जो गलत था भाई। मैं कहता हूं कि वो आर्टिकल जो है जिसके अंदर आपने वो तरमीम की है वो गलत है। जो आपने सपोर्ट किया था कि मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की जा सकती थी, गलत था, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। निगरान हुकूमत वफाकी अखराजात को मरहलावार ख़त्म करना चाहती है और हुकूमत ने इस सिलसिले में IMF की शर्त पर कायम रहने का फैसला भी किया है, जिसके तहत रवा माली साल के लिए किसी भी किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट की इजाज़त नहीं होगी।
ये IMF के 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय प्रोग्राम पर अमल दरामद का हिस्सा होगा। निगरान हुकूमत ने आइंदा 5 साला कौमी मनसूबे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें खुद कफालत और माली कदर की अहलियत और पायदारी के अहम मकासद पर तवज्जो मरकूज की गई है। और इन दिनों में हम देख रहे हैं आलमी बैंक का मिशन पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। आलमी बैंक के जायजा मिशन ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम से ये मुतालबा किया है कि टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाया जाए और नए लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान बढ़ाए जाएं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी पर टैक्स के लिए नया वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी टेबल जल्द ही मुतारिफ करवा दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क भी बन चुका है। रूस से तेल की दरामद का सिलसिला भी जारी है और रूसी तेल का जो दूसरा कार्गो है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। निगरान हुकूमत ने आइंदा 5 साला कौमी मनसूबे का प्लान भी इस हवाले से पेश कर दिया है। हुकूमत का जो मनसूबा है वो ये है कि 2030 तक जो तमाम लोग हैं उन तक तवानाई की रसाई 100% यकीनी बनाई जाए। तो आप समझते हैं जो आने वाली हुकूमत है वो इन तमाम मनसूबों को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इस तरह के प्लान्स तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता। जी शुक्रिया। पहली जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है, बिल्कुल यही प्लान वर्ल्ड बैंक का जो अभी नई रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के ऊपर, रिस्टोरिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, उसमें भी उन्होंने इन चीज़ों का तस्करा किया है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त अपने बदतरीन हालात से गुजर रही है, और अगर इस वक्त भी ये फैसले जिनका आपने इजहार किया है ये नहीं किए जाते या इस तरह के पॉलिसी मेजर्स नहीं लिए जाते तो आइंदा आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है कि रियासत को कमिटमेंट लेनी चाहिए। हुकूमतें तो जब आती हैं तो वो रियासती प्लान्स को ही फॉलो करती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन रियासत अपना प्लान फाइनल करे और जो भी पार्टी या पार्टीज जो हैं हुकूमत में आती हैं उनके साथ इस पर बाकायदा मुआहिदा किया जाए। देखिए, एक बड़ी अहम बात जो इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी हमने पढ़ी है वो है कि पाकिस्तान में टैक्सेशन के निज़ाम में बड़ी बुनियादी खराबियां हैं। इस वक्त वैसे तो देखा जाए पाकिस्तान में जो जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 10.3% है, जो कि दीगर जो ममालिक हैं और ख़ासतौर पर जो OECD के ममालिक हैं या एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज़ हैं उनकी शरह से बहुत नीचे है। तो एक तो यह है कि हमें एग्रीगेट टैक्स रेशो को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें एक अहम मसला यह है कि हमने गलत जगहों पर टैक्स लगाए हैं और एक बड़ी आबादी है या बड़ा सेक्टर है जिनको हमने टैक्स एग्जेम्पशंस पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो टैक्स का बोझ है वो आम शहरियों पर आता है, वर्किंग क्लास पर आता है। तो टैक्स मेजर्स को ठीक किए बगैर या उसमें रिफाइनमेंट किए बगैर, इम्प्रूवमेंट्स किए बगैर आप मईशत को आगे नहीं चला सकते। इसमें एक और अहम बात मैं चाहता हूँ उसका जिक्र करूँ कि पाकिस्तान में जो इनकम पर टैक्स या सर्विसेज या गुड्स के ऊपर टैक्स, सर्विसेज पर जो टैक्स है उसकी शरह जो है वो तकरीबन कोई 34% है, जो कि दुनिया के ममालिक में के तकरीबन हमारी जो रैंक के ममालिक हैं उनसे भी कम है। लेकिन जो ज्यादा बड़ा मसला है वो कि हम जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं ये वो 43% है। ये बहुत ज्यादा रेशो है, ये दीगर ममालिक में ये रेशो बहुत कम रखी जाती है, जो ये इंडिकेट करती है कि जो आमदनी पर टैक्स नहीं देते या सर्विसेज पर टैक्स नहीं देते वो अल्टीमेटली वैल्यू एडेड या इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वो चला जाता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से निगरान हुकूमत वफाकी अखराजात को आप देख रहे हैं मरहलावार खत्म करना चाहती है, जिसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि जो रवा माली साल है उसमें किसी भी किस्म की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है उसकी इजाजत भी नहीं होगी। आप समझते हैं ये काबिल अमल है? क्योंकि हर हुकूमतें ऐसे ऐलानात तो किए लेकिन इन पर अमल नहीं करते हमें नजर आए, क्योंकि आज तक हम देख रहे हैं हमारी कोई कौमी मौशी पॉलिसी ही नहीं बन सकी। इलेक्शन से पहले यही बात की जा रही थी कि मौशी पॉलिसी कोई बनाई जाए, लेकिन अभी तक उस पर शायद कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, ये काबिल अमल तो है, ये कोई इतनी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है। वैसे अगर एग्रीगेट देखा जाए तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो अभी भी 18.3% पर हैं, जो कि बहुत कम है। लेकिन इसमें जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं वो पेंशन के एक बड़ी अमाउंट है जो मेरे ख्याल में इस वक्त 600 बिलियन पर है। इसके अलावा जैसे आपने कहा जो 6 यूनिट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उनको जो हम सब्सिडीज देते हैं या उनको चलाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा ग्रांट्स देते हैं
ये बहुत बड़ा बर्डन बनता है, जिसकी वजह से जो सरकारी मशीनरी है उसके लिए वसाइल कम से कम हो जाते हैं चलाने के लिए। मेरा ख्याल है कि ये तमाम इस तरह के जो आइटम्स हैं बजट के, और ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट बजट के, उनको अब रिड्यूस होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, ना कि आप अपने जो सिक यूनिट्स हैं या जो पेंशन हैं। अब देखिए दुनिया में पेंशन से ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि पेंशन का जो रिवाज है वो एक किस्म की डेड इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई फ़ायदा इकोनॉमी को नहीं होता। और ये अमाउंट 180 बिलियन से बढ़कर 600 बिलियन पर आ गई है एक तकरीबन 10 साल में। ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है, इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और इस वक्त जो आप सिक यूनिट्स को सब्सिडीज दे रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है, उस पर भी मेरे ख्याल में इस वक्त को 500 बिलियन पर हम खर्च कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसको आप रिड्यूस करें, और ये डूएबल है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई पोजीशन ले सकता है। अच्छा, जिस आलमी बैंक से पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है, ये अपनी जगह एक हकीकत है। अब आलमी बैंक की तरफ से जो शराइत आयद की गई हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं? नया वैल्यूएशन टेबल है, टैक्स इंतकाम की तादाद बढ़ाने का कहा जा रहा है, ऑडिट का मयार बेहतर करने के लिए कहा जा रहा है। ये आप क्या समझते हैं, कितने हकीकत पसंदाना है ये मुतालबात? देखें, पहली बात तो ये कि जो इंटरनेशनल डेट होता है ये कोई बड़ा इशू नहीं होता। जो डेट्स होते हैं वो मुल्कों में वेरी करते रहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त हाईली इंडेटेड कंट्री है, लेकिन ये ग्रेजुअली रिड्यूस भी हो जाता है। तो जो कर्जे हैं वो कोई बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने बहुत सिंसियरली आपको कुछ तजावीज़ दी हैं कि आप ये जो टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं ये ना दें, आप टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मैशत इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। हैदराबाद दक्कन में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने जमकर पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की। पाकिस्तानी बॉलिंग शोबा ओवरऑल हमें नाकाम दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर हम स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर कारकर्दगी शदीद मायूस कुन है। दूसरी जानिब कैंगरूज के खिलाफ मैच में शादाब खान कप्तानी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जबकि कप्तान बाबर आजम सिर्फ बैटिंग के लिए आए, ताहम फील्डिंग के लिए वो दस्तयाब नहीं थे। इसी तरह से मोहम्मद रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया। पाकिस्तानी बैटिंग का आगाज हमने देखा कुछ खास नहीं था। इब्तदाई विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद इफ्तिखार को ऊपर भेजा गया, जिसके बाद मोहम्मद इफ्तिखार और कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की भी खूब पिटाई लगाई और मोहम्मद इफ्तिखार ने 83 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। पाकिस्तानी पेस अटैक को अचानक से क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही। जब से इंडिया के खिलाफ मैच हुआ, जहां हमने देखा कि वो मैच फिर ड्रॉ हो गया था, उसके बाद से जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स भी हैं उनकी जो फॉर्म है वो हमें बड़ी खराब नजर आ रही है। जी अनवार साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया के खिलाफ उस मैच में जहां नसीम शाह अनफिट हुए और अब ये खबर आ रही है कि नसीम शाह के कंधे का ऑपरेशन भी हो गया, वो 4-5 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। तो अब पाकिस्तान की बॉलिंग एशिया कप के आप भारत और श्रीलंका के मैचेस देख लें और ये वर्ल्ड कप के 2 वार्म अप मैच देख लें, अभी तक तो हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है वो हमें संभलती हुई नजर नहीं आ रही। हैदराबाद दक्कन में जो पहला मैच हुआ, पाकिस्तान 346 रन डिफेंड नहीं कर सका, बल्कि उन्होंने तो 346 रन 43.3 ओवर्स में बना लिए। तकरीबन कोई 37-38 ओवर्स पहले उन्होंने गेंदों पहले हदफ अबूर कर लिया। तो मेरा ख्याल में ये कंसर्न की बात तो है। हम जो दुनिया हमें रेट कर रही थी इस वर्ल्ड कप में, हमारी बॉलिंग की वजह से रेट कर रही थी। आज हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। तो वर्ल्ड कप में अगर हम कहीं बेहतर मकाम हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह करे कि हम बेहतर जगह पर फिनिश करें, तो हमारी बॉलिंग और खास तौर पर स्पिन बॉलिंग को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कल जो मैच हुआ उसमें जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे हारिस रऊफ,
उन्होंने 9 ओवर्स में 97 रन देकर 1 आउट किया। फिर शादाब खान जो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे, कल उन्होंने 69 रन दिए और बैटिंग में भी शादाब खान चल नहीं रहे। कल उन्हें कप्तानी का मौका दिया, कप्तान की हैसियत से वो बेहतर नजर आए, लेकिन जब तक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा तो वो कप्तानी किस तरह करेगा। ठीक है। अच्छा, स्पेशली जिस तरह से स्पिन अटैक की आप भी बात कर रहे हैं, उसमें भी हमें किसी किस्म की जान नहीं नजर आ रही, और ये मसला एशिया कप से ही हम देख रहे हैं कि सामने आया है। कोचेज ने, आप समझते हैं, बॉलर्स पर ज्यादा मेहनत नहीं की, या कोई और वजह देखते हैं? जिस तरह से पिचेस पर भी तनकीद की जा रही है, कंप्लीटली बैटिंग पिचेस हैं ये। देखिए, पिचेस तो दोनों टीमों के लिए एक जैसी हैं। पाकिस्तान कल जो वार्म अप मैच है वो 14 रन से आ रहा, तो पाकिस्तान करीब तो आ गया था, लेकिन पाकिस्तान की विकेटें गिरती रही। फिर बाबर आजम ने जब 90 रन बनाए तो वो रिटायर हो गए। उन्होंने, चले प्रैक्टिस मैचेस में हार का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पिन बॉलिंग जो है वो हमारे लिए कंसर्न है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमारे पास हर चीज का कोच है। स्पिनर्स के लिए हमने कोई कोच नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान के जो शोरे आफाक स्पिनर थे और माजी में पाकिस्तान के हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक, वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ इस वक्त अटैच हैं। और हमारे पास स्पिन बॉलिंग के लिए कोई कोच नहीं। हमारा जो बॉलिंग कोच है, साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक है, मॉर्नी मॉर्कल, वो भी बेसिकली फास्ट बॉलर हैं। तो मेरे ख्याल में काफी तशवीश की बात है। जब हम जुमे को पहला मैच खेलेंगे, चले पहले 2 मैच हमें ये एक ब्रीदिंग स्पेस है कि 2 हल्की टीमों के खिलाफ है। पहला मैच सबसे कमजोर टीम नीदरलैंड के खिलाफ है, फिर श्रीलंका भी निस्बतन कमजोर हरीफ है। लेकिन पहले 2 मैचेस के बाद आखिरी 7 मैचों में फिर पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन श्रीलंका से ही हम फाइनल में आ रहे भट्टी साहब। कमजोर टीम अगर वो है भी, तो वो जिस तरह से फाइट करके वो सेमीफाइनल जीते हैं, वो भी हम सबने देखा है। तो पाकिस्तानी टीम के लिए ऐसा लग रहा है कुछ मुश्किलात बढ़ रही हैं। अनवर साहब, श्रीलंका अपनी कंडीशन में तो बहुत ही खतरनाक टीम है। हम जो उनसे हारे थे सुपर 4 का आखिरी मैच, वो कोलंबो में हारे थे। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में सिचुएशन डिफरेंट होगी। कल श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान से वार्म अप मैच हार गई। देखिए, वार्म अप मैचों में यही होता है कि हर टीम अपने हथियार जो है वो चेक करती है कि हमने जंग में किस तरह उतरना है। लेकिन पाकिस्तान, बिल्कुल आपका सही कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, लेकिन कहते ही है कि पाकिस्तान की टीम एक बार टेक ऑफ कर ले तो इस टीम को फिर कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम इसी तरह आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो हम सब नोटिस कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद आमिर को अगर हम देखते थे, शाहीन आफरीदी को हम देख रहे हैं, इन दोनों बॉलर से, आमिर तो अभी नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूं कि सबसे पहले ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये शुरू के ओवर्स में हमें विकेट दिलवाएंगे। अब शाहीन को हम देख रहे हैं कि अगर शुरू के ओवर्स में वो विकेट नहीं निकाल पाते तो फिर उन पर भी एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर में नजर आते हैं, जिसके बाद फिर उनकी जो बॉलिंग है वो बड़ी मुतासिर हो जाती है अगर बैकअप प्लान उनके साथ कोई अच्छा ना हो। बिल्कुल, देखें, नसीम शाह के अनफिट होने से पाकिस्तान का जो बॉलिंग प्लान है वो तो चौपट हो गया। हसन अली, जिनको हमने कमबैक करवाया, पहले दोनों वार्म अप मैचों में तो हसन अली स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या हम किसी स्पिनर के साथ नई गेंद शुरू करेंगे? शाहीन शाह आफरीदी तो चले 2 वार्म अप, पहले वार्म अप मैच में तो उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की, कल भी उनको पूरे ओवर नहीं दिए गए। लेकिन दूसरा बॉलर कौन होगा नई गेंद के साथ? हमारा हमेशा से मसला रहा है, या तो फिर मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, या फिर मोहम्मद नवाज से आप नई गेंद शुरू करें, गैम्बल करें। लेकिन जो एक और चीज कल के मैच में हमने देखी, हमने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक विकेट कीपर रखा है, मोहम्मद रिजवान। कल हम बाहर से लेकर आए ट्रेवलिंग रिजर्व हारिस ने विकेट कीपिंग की। वो स्ट्रगल कर रहे थे, कैच उन्होंने छोड़े, उन्होंने गेंदें छोड़ी। तो हारिस तो मेरे ख्याल में इतने बड़े मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, लोगों ने उनको इस मुश्किल में डाल तो दिया है। लेकिन हम सवाल है, देखिए क्रिकेट है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान अनफिट होते हैं तो कहा यह जा रहा है कि शायद इमामुल हक विकेट कीपिंग करेंगे। तो भाई कल इमामुल हक को आप ट्राई कर लेते ना, प्रैक्टिस तो करवा देते कि इमामुल हक तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए या नहीं। 2015 के वर्ल्ड कप में मुझे याद है जब सरफराज अहमद टीम के साथ थे, इब्तिदाई मैचों में पाकिस्तान ने गैम्बल किया उमर अकमल से विकेट कीपिंग करवा के। तो मेरे ख्याल में 3-4 ऐसी पाकिस्तान की चीजें हमारे
ओपनर तैयार नहीं है, हमारे पास रिजर्व विकेट कीपर नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलिंग में मुश्किलात है। आपने नसीम शाह की बात की, यहां पर जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग अब बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, हमने देखा वहां से हमें बड़ा अच्छा टैलेंट मिला, लेकिन अब नसीम नहीं है। जैसे हमने पहले भी देखा था, शाहीन इंजर्ड हो गए थे, हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए थे। अगर ये 3 बॉलर्स नहीं होंगे तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के पास 25 करोड़ जिसकी आवाम है, जहां पर क्रिकेट सबसे ज्यादा देखी जाती है, खेली जाती है, गलियों में खेली जाती है, वहां पर हमारे पास इन 3 लोगों के अलावा कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। वसीम जूनियर की अगर आप बात करें, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जमान खान को बुलाया गया था एशिया कप में, तो फिर उन्हें ही वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं रखा गया? हसन अली को क्यों लाया गया? ये चल क्या रहा है? कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग डिसीजन लग रहे हैं। देखें, आपने सिर्फ नसीम शाह की बात की, इस वक्त एहसानुल्लाह भी 5-6 महीने के लिए अनफिट हो गए, उनकी कोनी का ऑपरेशन हुआ है जी। हमारे पास मोहम्मद हसनैन थे, वो भी अनफिट हो गए, वो भी काफी सीरियस किस्म की इंजरी का शिकार है। ये तो 3 पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स तो यहाँ अनफिट हो गए। देखें, इंजमामुल हक साहब जो चीफ सेलेक्टर हैं, 25 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, माजी के बहुत बड़े पाकिस्तान के कप्तान हैं। आज वो भारत भी उड़ जाएंगे, ये शायद जा चुके होंगे लाहौर से। तो ये तो देखिए उन लोगों का काम है ना, जो इतनी भारी सैलरीज पे काम कर रहे हैं। मैं और आप तो बैठकर एक बात कर रहे हैं, लेकिन असल जिन लोगों की जिम्मेदारी है, हमने सिलेक्टर तो बना लिया 25 लाख रुपए में, बड़ी टैलेंट हंट काम कर रहे हैं। जो एक आंख होती है टैलेंट को परखने वाली, वो कहाँ है? अगर आपको याद हो, 90 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के जो सबसे अहम फास्ट बॉलर थे वकार यूनुस, उनकी कमी, और वकार यूनुस अनफिट हो गए। पाकिस्तान के कप्तान उस वक्त इमरान खान थे, उन्होंने बजाय फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर के उन्होंने इकबाल सिकंदर को कॉल किया, और इकबाल सिकंदर पाकिस्तान के उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिसने वर्ल्ड कप जितवाने में किरदार अदा किया। तो देखिए, ये तो परखने वाली आंख नहीं है, हमारे पास टैलेंट जरूर होगा। हमारी अंडर 19 टीमें टूर कर रही है, हमारी शाहीन टीम इस वक्त चाइना में एशियन गेम्स खेल रही है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शाहनवाज धानी भी हमारे पास एक ऑप्शन है, जमान खान है। देखिए, शाहनवाज दानी को अभी हमने एशिया कप के लिए कोलंबो बुलाया बगैर किसी वजह पे, वो बगैर कोई मैच खेले वापस आ गए। तो बेसिकली हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान है, बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है। जब तक पीसीबी में हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग पेयर की भी बात कर लेते हैं। फखर जमान की फॉर्म हम देख रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर भी उन्हें चांस दिया जा रहा है। अब यही बातें की गई कि पैनिक बटन ऑन नहीं करना चाहते, बाबर आजम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह की टीम दी जाए, उन्हें एतमाद दिया जाए, बैकअप किया जाए। ये सब किया तो जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। देखिए, खराब प्लानिंग की वजह से सारा कुछ हो रहा है। बैट्समैन देखिए, फखर जमान ग्रेट बैट्समैन है, लेकिन बुरा वक्त आया हुआ, वो संभल नहीं पा रहे। अगर इस टीम में सरफराज अहमद को आप रिजर्व विकेट कीपर की हैसियत से लेके चलते, तो सरफराज हमारे पास एज ए ओपनर भी एक ऑप्शन था। अगर आपको याद हो, 2015 के वर्ल्ड कप में मिसबाह-उल हक कप्तान थे, उन्होंने ट्राई किया था सरफराज अहमद को, और सरफराज अहमद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 रन बनाए और 6 कैच लिए, मैन ऑफ द मैच हुए ऑकलैंड में। फिर वो आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान को उन्होंने मैच जितवाया। तो सरफराज एक ऑप्शन था, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया। अब अब्दुल्ला शफीक है, अब्दुल्ला शफीक भी दोनों वार्म अप मैचों में नहीं चले। तो मेरे ख्याल में अब कुछ ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स हो। लेकिन भट्टी साहब, आप क्या वजह देखते हैं? फ्लैट पिचेस हैं, तमाम टीमों को हम देख रहे हैं, इस वक्त बड़े स्कोर किए जा रहे हैं, तमाम बैट्समैन हैं, बड़ी शॉट्स खेल रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है अब जो आप समझ रहे हैं फखर के साथ है? देखिए, फखर जाहिर है, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर प्रेशर पे प्रेशर बिल्ड होता जाता है। तो फखर जमान जो है बेसिकली इस वक्त तो क्राइसिस में है, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। लेकिन अब हमारे पास कोई बैकअप में ओपनर नहीं है ना। अब्दुल्ला शफीक अब पता नहीं इतनी बड़ी कैंपेन के लिए तैयार है या नहीं है। मेरा ये अपना ख्याल है, शायद लोग इसे इत्तेफाक ना करें, बाबर या रिजवान में से कोई एक ओपन के लिए आए और फखर को अगर वन डाउन पे ट्राई करें, उसकी जगह चेंज करें। हो सकता है कि ये जो एक आइडिया है ये क्लिक कर जाए। ठीक है, तो बाबर के लिए आप इस वर्ल्ड कप को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं मेक और ब्रेक वाला मामला होगा बाबर के लिए।
देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर दुनिया के बड़े बैट्समैनों में से हैं और इस वक्त जो वनडे की टॉप रैंकिंग है नंबर 1 पोजीशन पर है। लेकिन वर्ल्ड कप वो टूर्नामेंट है, जावेद मियांदाद ने जो 92 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, तो आज भी लोग जावेद मियांदाद को याद करते हैं। तो बाबर आजम ने पैसे दिए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर वो परफॉर्मेंस दे दें, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो मेरा ख्याल में वो मुद्दतों याद रखा जाएगा उनको। बल्कि 92 वर्ल्ड कप की हम बार बार बात कर रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो ने जो परफॉर्मेंस दी थी, लोग उसको भी आज याद करते हैं। तो बाबर के लिए अच्छा मौका है कि वो उनके ऊपर नंबर 1 का तो टैग लगा हुआ है, लेकिन वो नंबर 1 परफॉर्मेंस दे दें, फ्रंट से लीड करें, कप्तान के हिस्से से, ठीक है, मुझे आपको साबित करें और पाकिस्तान को अगर वो जितवा दें तो मेरे ख्याल में फिर उनकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है भट्टी साहब, पूरी टीम में आप जिस तरह से माजी में हमारे पास 3 प्लेयर्स के मैं नाम लेना चाहूंगा, अजहर महमूद थे, अब्दुल रज़ाक थे, शाहिद आफरीदी थे, इस तरह के प्लेयर्स की कमी महसूस कर रहे हैं? जैसे मीडियम फास्ट बॉलिंग में अजहर महमूद थे, अब्दुल रज़ाक थे, स्पिन बॉलिंग में आफरीदी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, और बैटिंग में यह है कि अगर वो चल जाते थे तो फिर मैच जितवा कर ही आते थे। इस तरह के जो ये प्लेयर्स हैं, आप समझते हैं इनकी कमी है और इस तरह के प्लेयर्स अब रेडी नहीं हुए, नहीं कर पाए हम? बिल्कुल, देखें अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, शाहिद खान आफरीदी, ये तो अब हमारे पास उस क्वालिटी का तो कोई ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हम तो ओपनिंग बैटिंग की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल नंबर 5 पर भी हमें मसला है। मेरे जाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि नंबर 5 में हमें सलमान अली आगा के बजाय सऊद शकील एक प्रॉपर बैट्समैन को खिलाना चाहिए। ये वो पोजीशन होती है जहां पर अक्सर इनिंग्स को एंकर करना होता है बैट्समैनों में। तो वो क्वालिटी ऑलराउंडर्स जिनका आपने जिक्र किया, बिल्कुल इस वक्त हमें सर्किट में नजर नहीं आ रहे, लेकिन नंबर 5 पोजीशन ठीक है। और भट्टी साहब, कल हमने देखा को ट्राई करके जी कल हमने देखा कुछ जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान जो है वो अपना पहला मैच नीदरलैंड से हार भी सकता है। दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच हार जाए। और साथ ही साथ जो सुपर 4 टीमें आप देख रहे हैं, फाइनल 4 टीमें, उनमें आप पाकिस्तान को देख रहे हैं? देखिए एशिया से पहले तो मैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल में। पता पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं 2005 में टूर पे था, इंतजाम पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने जो पहला पैगाम दिया कि भाई इंडियन न्यूज चैनल्स ना देखें, तो लिहाजा आज मेरे ख्याल में तो क्या साराइयां कर रहे हैं, कोई नीदरलैंड की बात कर रहा है, वीरेंद्र सहवाग, क्योंकि उनके अंदर से बुग्ज निकल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वीरेंद्र सहवाग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को चाहिए मीडिया न्यूज क्रिकेट पर फोकस करें। अगर उल्टे सीधे तज्जिए, बातें, गॉसिप यूट्यूबर्स को सुनेंगे जी सोशल मीडिया पे, तो फिर मेरे ख्याल में उनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, फिर खिलाड़ी भी डबल माइंडेड हो जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तानी प्लेयर्स को चाहिए कि कोई बयानबाजी किसी पे ध्यान न दे, सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और अपनी बातों का जवाब, जो क्रिटिक्स है उनकी बातों का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में आला तालीम का मयार हो या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान हो, सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमेशा हमें आगे नजर आती है और अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और मुनफरिद आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल होने वाली वाहिद पाकिस्तानी जामिया बन गई है, क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अक़वाम मुत्तहिदा की एकेडमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट में पहली 25 आलमी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल वाहिद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी बनने का एजाज़ हासिल किया है। और ये एजाज़ आलमी इदारे के एकेडमिक इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए दिया गया है। और ये वाहिद कारनामा नहीं है, बल्कि एक तसलसल है इन कारनामों का। इससे पहले भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी दुनिया की मोतबर तरीन टाइम्स रैंकिंग में पाकिस्तान भर की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी करार दिए जाने का एजाज़ भी रखती है।
इन कामयाबियों का सहरा रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की क़यादत को जाता है, जो कि अपने इक़दामात और विजन के साथ हायर एजुकेशन सेक्टर की तरवीज में बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनीब तक हमें शो में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मुनीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो रेक्टर हैं हमारी डॉक्टर सुमेरा रहमान साहिबा हैं, वो तालीम से मोहब्बत जो उनकी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह की काविशें वो करती दिखाई देती हैं, नए प्लान्स इंट्रोड्यूस कराती हैं, पहले पाकिस्तान की इस फील्ड में हमने देखा इतना काम नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। आपने बिल्कुल सही बोला कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक वाहिद इदारा है जो कि इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और फिर आपने जिक्र किया प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का, जो कि रेक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की, कि उनकी काविश जो रही है, तालीमी खिदमात जो रही हैं। शी इज़ दी यंगेस्ट रेक्टर जो है कि प्राइवेट सेक्टर में है इन पाकिस्तान। उनका एक मोटो है जो बड़ा ही उनकी जो टीचिंग फ़िलासफ़ी है ना, उसके बड़ा करीब है। वो कहती हैं कि मैं अगर किसी के बच्चे की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँगी ना, तो अल्टीमेटली खुदा मेरे बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा और यही कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरा ज़रिया निजात बनेगा। ये उनकी एक लाइन की टीचिंग फ़िलासफ़ी है। उसको लेके जब वो चलती हैं तो वो देखती हैं हर वो काम जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए सूदमंद हो, जो कि पाकिस्तान के लिए सूदमंद हो, वो करती हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी जो थी वो पिछले सालों में हमने दी इम्पैक्ट रैंकिंग, जैसे आपने बताया कि एक मोतबर तरीन रैंकिंग है, वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अचीव की, जिसमें पूरी दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और पाकिस्तान का जो झंडा है उसको बुलंद किया। इस दफ़ा जो है वो एक और जो है इम्प्रूवमेंट भी आई और एक और जो है एजाज़ भी मिला। ये ना सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एजाज़ है, बल्कि ये पाकिस्तान का एजाज़ है, जहाँ पे पूरे दुनिया के 25 ममालिक के झंडे लगे थे ना, वहां पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान का झंडा एक लगा था। बाकी मुल्कों के 2-2, 3-3 थे, लेकिन पाकिस्तान का एक झंडा था और वो झंडा पकड़ने वाली जो यूनिवर्सिटी थी वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने क्या कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि जिसका यूनाइटेड नेशन के गोल्स में कंट्रीब्यूशन है, प्लस उसका जो एम्बेसडर प्रोग्राम है जो लोगों की तरबियत करता है, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। ये उन्होंने यूनाइटेड नेशन में उसकी रिपोर्ट में पब्लिश किया और क्लेम किया है कि ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। ये कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन एक मोतबर इदारा है और बहुत बड़ा इदारा है जिसकी ये रिपोर्ट आई है। अच्छा, अब ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये रैंकिंग आ गई, ये सवाल ये है कि ये रैंकिंग आई कैसे। बिल्कुल ऐसी, इसके पीछे बहुत लंबी और बहुत तवील सोच है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आसान नहीं है। इसके पीछे ना एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक प्लान्ड एक्टिविटीज की सीरीज है। ये प्लान्ड एक्टिविटी और जो ये ख्वाब है ना, ये है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का और प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का, कि हम कैसे जो हैं दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन सकते हैं इन रिसर्च, इन इनोवेशन, इन कमर्शलाइजेशन। जिसकी एक कड़ी ये थी कि हमने क्या किया, हमने अपना जो कोर्स करिकुलम है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसको अलाइन कर दिया स्टूडेंट के जो यूनाइटेड नेशन के जो गोल्स हैं उसके साथ अलाइन कर दिया। अब जो बच्चा जो भी डिग्री करेगा, जो भी कोर्स पढ़ेगा, उसको सिविक सेंस आएगी, उसको जो है वो सोसाइटी में रहने का तरीका आएगा, उसको पता चलेगा कि हमने आपस में एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन के साथ कैसे अच्छा मुल्क बनाना है, कैसे अच्छा इदारा बनाना है, कैसे अच्छी सोसाइटी बनानी है और अल्टीमेटली कैसे अच्छा मुल्क एक दूसरे के लिए भी कितना हेल्पफुल होना है। सिर्फ यही नहीं है कि अपनी आप डिग्री ले रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स आपके पास हैं, आप पूरे मुआशरे को किस तरह से लेकर चलते हैं। अच्छा, जिस तरह से अब अक़वाम मुत्तहिदा की इस फहरिस्त में शामिल होने वाली पाकिस्तानी एक वाहिद यूनिवर्सिटी, आप क्या समझते हैं जो हमारा तालीमी शोबा है उसके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट आगे रहेगी, इसके क्या बेनिफिट्स हमें मजीद मिलेंगे? 2 साल पहले जब हमारी इम्पैक्ट रैंकिंग आई थी ना, तो तब पाकिस्तान की गालिबन थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ थी जो उसमें जाती थी, हालांकि ये पूरी दुनिया की क्रेडिबल रैंकिंग थी। जब सुपीरियर यूनिवर्सिटी को एक रैंकिंग मिल गई ना, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने, बाकी तालीमी इदारों ने सोचा कि ये भी कोई चीज़ है, तो पिछले साल उसकी तादाद बढ़ गई, अप्लाई करने वालों की तादाद बढ़ गई।
इस साल उससे भी ज्यादा होने जा रही है। ये एक अच्छा कदम इसलिए है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमेशा जो है वो एक तामीर नौ की सोच रखता है और लीड कर रही है। उसने लीड किया। लीड करने से मुराद ये नहीं है कि हमारा कंपटीशन है किसी के साथ। लीड करने से मुराद ये है कि एक अच्छी डायरेक्शन में जब कोई इदारा जाएगा ना तो बाकी इदारे भी अच्छी डायरेक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो मिलके एक अच्छा जो है वो काम होगा तो अल्टीमेटली फायदा किसका है? फायदा पाकिस्तान का, फायदा मेरा और आपका है, फायदा उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का है और फायदा हमारी सोसाइटी को है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो ये 17 गोल्स है ना, ये बनाने का मकसद ही ये था कि कैसे हम दुनिया को एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं, एक रहने के काबिल जगह बना सकते हैं जिसमें एनवायरनमेंट भी है, जिसमें नो पॉवर्टी भी है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन भी है, जिसमें जेंडर बैलेंस की चीज़ें हैं, जिसमें पीस एंड टॉलरेंस है। और ये हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं थ्रू सिविक इंगेजमेंट। और इससे बेहतरी ये भी आएगी कि वो लोग जो कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो तालीमी मयार है वो अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है, और वो प्रेफर करते हैं फिर बाहर जाकर तालीम हासिल करने को। ऑब्वियसली जब स्टूडेंट बाहर जाएंगे, जितना भी रेवेन्यू होगा पाकिस्तान का, फिर वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा, वही विद इन द कंट्री रहेगा। मेरा ख्याल है इससे इन चीज़ों में भी बड़ी बेहतरी आएगी। डेफिनेटली आएगी। देखिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छी तालीम हासिल करना हर एक का राइट है, वो कर सकता है, करे। अच्छा, बाहर जाके हमें क्या करना है? फॉरेन रेमिटेंस बाहर से अंदर भेजनी है। और ये फॉरेन रेमिटेंस मेरे मुल्क को बेहतर करेगी ना। अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और कदम उठा लिया। आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव्स गिनाने में आए तो ये टाइम थोड़ा है। उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया? गो ग्लोबल। उन्होंने कहा बाहर जाना चाहते हैं, जरूर जाएं, आए, हम आपको ट्रेन करते हैं, उस काबिल बनाते हैं कि बाहर की मार्केट आपको एक्सेप्ट करे, और बाहर जाएं, जरूर जाएं। बाहर जाके जब फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आएगी ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी। ये भी एक एजेंडा है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का कि हमने अपनी यूथ को एम्पावर करना है, इनेबल करना है, ताकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल सके। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की ये छोटी सी एक और काविश है जो कि गो ग्लोबल के नाम से चल रही है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन के और भी प्रोग्राम है। आपको एक और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपके प्रोग्राम में कि पिछले साल हमने 2 सालों से हम मिशन एसआर प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। उसका आप भी ट्रांसमिशन आपने की थी। उस ट्रांसमिशन के हवाले से, उस प्रोग्राम के हवाले से ब्रिटिश काउंसिल जो वर्ल्ड है, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान है, ब्रिटिश काउंसिल इंडिया है, जो ब्रिटिश काउंसिल पूरी दुनिया को हेड करता है यूके में, उसने रिकग्नाइज किया कि पाकिस्तान का मिशन एसआर प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉलंटियर प्रोग्राम जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम स्टूडेंट्स वर्कफोर्स को अलाइन करते हैं कि कैसे आपने कम्युनिटी में सर्व करना है, कैसे किसी डिजास्टर वाले एरिया में जाके आपने लोगों की हेल्प करनी है। इसी प्रोग्राम के तहत हमने बहरीन बाजार में जो है वो 100 दुकानें बना के दी ताकि लोग अपना रोजगार चला सकें। इसी के तहत हमने जो है वो लोगों को तकरीबन 100 के करीब घर बना के दिए जो कि सैलाब में बह गए थे। इसी के दौरान पूरी दुनिया में हमने जब तुर्की का ज़लज़ला आया था उसमें मेडिकल कैंप्स लगाए, वहाँ पे डोनेशंस भेजी, पूरे पाकिस्तान में मेडिकल कैंप्स लगाए। और इसकी जो सरबराही थी वो ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एप्सेप कर रही थी, जिसके जो चेयरमैन हैं, जिसके जो चेयरमैन प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी हैं, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी। वहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तान का एक और झंडा बुलंद किया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को एक पेविलियन दिया कि आप अपनी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को शोकेस करें और पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसकी सरबराही गवर्नर पंजाब ने की थी और इसको लीड किया था एप्सेप ने कि हम पाकिस्तान का जो है वो एक वी आर द बेरर ऑफ फ्लैग पाकिस्तान ना, कि हम पाकिस्तान के झंडे को जरा प्रमोट करते हैं और पाकिस्तानियत को प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो मुल्की मामलात इस वक्त चल रहे हैं, माशी हालात जो चल रहे हैं, रोजगार की कमी है, तो सुपीरियर का बड़ा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कि लोग यहाँ से अगर निकल रहे हैं तो वो नौकरियां पैदा करें, वो नौकरियां ढूंढे ना। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम अपना इम्पैक्ट जो है वो बनाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है 3U1M। 1M में हम स्टूडेंट को करियर चॉइसेस देते हैं कि आइदर यू गो फॉर द बिजनेस, आइदर यू गो फॉर द फैमिली बिजनेस, आइदर यू गो फॉर सम जॉब, लेकिन जॉब में आपने किसी की मजबूरी नहीं बनना, एसेट बनना है। कामयाबी के लिए एसेट बनना जरूरी है। तो डिजाइन थिंकिंग की स्ट्रीम है।
उसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हम इनेबल करते हैं कि वो अपने अपने बिजनेस कर सकें, जो हमारी स्टार्टअप की स्ट्रीम है। हमारे पास पूरा इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे वो पूरे साइकिल में अपने बिजनेस को फ्लरिश करता है और उसको कमर्शियल करके कमाने के काबिल हो जाता है, जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, जिससे रेवेन्यू क्रिएट होता है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो 3U1M जो है वो इसने पिछले 1-1.5 साल में तकरीबन 300+ जॉब्स क्रिएट कर दी हैं और तकरीबन जो है वो 1200 मिलियन से ज़ायद का रेवेन्यू जनरेट किया है और इतनी ही इन्वेस्टमेंट बाय द स्टूडेंट्स इन्वेस्टेड इन दी इकोनॉमी जो कि पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये एक कोशिश है जिसको लीड कर रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान जो कि रेक्टर है। वो उनका विजन ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी वाइब्रेंट हो और हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते चले जाएं ताकि पाकिस्तान की रिकग्निशन हो, सुपीरियर की रिकग्निशन हो। तो ये रिकग्निशन छोटी रिकग्निशन नहीं है जो कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जब लहराता है तो हमारे जो गूज बम्स होते हैं, तो ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमें बल्कि एज ए नेशन सेलिब्रेट करना चाहिए। सुपीरियर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इसको पूरे पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान सुपीरियर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है। हम तो चाहेंगे कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी वो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बने। हमारी बेस्ट विशेस भी हैं इस हवाले से आपके साथ, जितना अच्छा काम किया जा रहा है सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनीब अहमद इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध में इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू का आगाज तो पिछले साल से ही शुरू हो चुका था। सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत कराची में 50 जदीद एम्बुलेंस से किया, जबकि कराची में कुल 320 एम्बुलेंस आनी थी। सिंध में ये इमरजेंसी सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और कराची जैसे बड़े शहर में 1122 का किरदार और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेस्क्यू का जो मंसूबा है ये असली इमरजेंसी एम्बुलेंस वाला मंसूबा है जो कि किसी हादसे में ज़ख्मी हो जाने वाले अफराद या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसे कि किसी को दिल का दौरा पड़ा है या कोई इमरजेंसी है तो उन्हें फिर अस्पताल पहुँचाया जा सके। सिंध को इस सर्विस की सख्त ज़रूरत थी। कुदरती आफात से निपटने में इस सर्विस का किरदार भी बहुत अहम है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख हैं, डायरेक्टर रेस्क्यू सिंध 1122 से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिंध में रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ हमने देखा तवील इंतज़ार के बाद पिछले साल से हुआ। अब तक इमरजेंसी सर्विस ने क्या किरदार अदा किया है? 1122 किन शोबों में काम कर रही है? एम्बुलेंस सर्विस के अलावा जब हादसात होते हैं तो उसकी सूरत में जैसे बिल्डिंग वगैरह में अगर आग लग जाती है तो फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे नाजरीन को जो देख रहे हैं, और आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 जिसका आगाज़ 2022 से हुआ है और इस वक्त ना सिर्फ हम बहुत सारी इमरजेंसीज़ को देख रहे हैं जिसमें मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, फायर इमरजेंसीज़ हैं, वाटर रेस्क्यू इमरजेंसीज़ हैं, और इसके अलावा बहुत और जो इस वक्त कराची और कराची से बाहर बाकी डिस्ट्रिक्ट पे जो इमरजेंसीज़ होती हैं उसको हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर अगर मैं कहूँ कि इस वक्त हम तकरीबन कोई 4.25 लाख के करीब हम मेडिकल इमरजेंसीज़ को डील कर चुके हैं। तकरीबन 350 के करीब हमने फायर इमरजेंसीज़ डील की हैं, सिर्फ मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो तकरीबन कोई ड्राउनिंग के केसेस हमने देखे 40 के करीब। इसी तरह से 25 के करीब जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स के केसेस थे जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया। और आपने देखा कि इस वक्त जो नवाबशाह का वाकया हुआ था उसमें भी हमारी टीम ने 25 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स कर और 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक साल में हमने ना सिर्फ हमने सिंध इमरजेंसी ठीक है। तो डॉक्टर साहब सिंध रेस्क्यू ये जो 1122 ये कब और कैसे कायम हुआ? जी सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 जो अब तो अथॉरिटी बन गई है और इसका जो आगाज़ हुआ था वो 2022 में हुआ। ये एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट के अंडर, जिसमें हमें इमरजेंसी सर्विसेज को इस्टेब्लिश करना था। और फर्स्ट फेज़ में हमने 6 डिवीजन्स पे, जो सिंध की 6 डिवीजन्स हैं जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर, 6 डिवीजन्स पे हमें अपनी सर्विसेज को इस्टेब्लिश करना था। और उसके बाद
अगर मैं कहूँ कि क्योंकि हमने इसको फिर सेग्रीगेट किया था, एक हमारे पास जो है वो मेडिकल इमरजेंसीज का कंपोनेंट है जिसमें एम्बुलेंस सर्विस है, और इस वक्त एम्बुलेंस सर्विसेज पूरे सिंध में तकरीबन 100% डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं वो 6 डिवीजन्स पे हैं जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहे हैं। जो हमने इसकी इनाग्रेशन कराई थी एम्बुलेंस सर्विस की, वो इनाग्रेशन हुई थी 31 मई 2022, और उसके बाद पहली टीम जो हमारी फर्स्ट बैच थी जिनको हमने पंजाब भेजा, सिंध पंजाब जो रेस्क्यू अकेडमी है, नेशनल अकेडमी, वहीं से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, और उसके बाद तकरीबन आज तक 4 बैचेस मेरी जो है वो ट्रेंड होकर वापस आ चुकी हैं और इस वक्त सर्विसेज दे रही हैं। कंप्लीट सर्विसेज जो थी हमारी, जिसमें सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का भी मैं यहाँ पर जिक्र करता चलूँ, जो हमने कराची में एस्टेब्लिश किया गुलशन इकबाल में, सारी सर्विसेज। ठीक है डॉक्टर साहब, कंपैरिजन जो ये किया जाता है कि जो सिंध में इमरजेंसी सर्विस है, क्या वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से फाल हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, वहां पर भी एज इट इज काम हो रहा है? देखें, सेम मॉडल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और पंजाब इज़ द पायनियर इन इमरजेंसी सर्विसेज, और हम उसी मॉडल को यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं, और हमें बड़ी सपोर्ट पंजाब की सर्विसेज से भी मिली हैं। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रिजवान का भी, और उसके साथ केपी से डॉक्टर खतीर ने हमें बड़ी सपोर्ट की, और हम सेम मॉडल को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और उसी तरह से हम सर्विसेज चला रहे हैं। नो डाउट उनको बहुत अरसा हो गया है यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो फिर जो तमाम रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनके दरमियान राब्तों के लिए क्या तरीकाकार है? देखें, जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होता है थ्रू सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल। पंजाब का भी प्रोविंशियल कमांड एंड कंट्रोल है, हमारा भी यहाँ पर प्रोविंशियल कमांड एंड कंट्रोल है, केपी का भी सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है। इवन बलूचिस्तान में जो इस वक्त मर के नाम से एम्बुलेंस सर्विस चल रही है 1122, उनका भी कमांड एंड कंट्रोल है। तो सब आपस में इस वक्त कनेक्टेड हैं, और इस वक्त जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, किसी कोई खुदा न खास्ता इस तरह का कोई बड़ा डिजास्टर आता है, कोई इमरजेंसी आती है और हमें ज़रूरत पड़ती है किसी मदद। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या ये अभी है या फिर एक खुद मुख्तार महकमे की शक्ल ले चुका है? मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक प्रोजेक्ट था। 10 अगस्त को सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट 2023 पास हो चुका है असेंबली से, सिंध असेंबली से, और इसको अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडर द रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहा है। और आप ये समझें कि इस वक्त जो गवर्नेंस बॉडी पूरे सिंध में होगी रेस्क्यू। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कराची बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ आप किस तरह से देख रहे हैं रेस्क्यू 1122, किस तरह KMC और दीगर निजी इदारे भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं? देखें, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तो पहले हमने स्टडी की थी, और ऑलरेडी इमरजेंसी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। यहाँ पर KMC के पास फायर का बहुत बड़ा मैंडेट है। कराची से बाहर की बात करूँ तो लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा मैंडेट है फायर का। इसके साथ डिफरेंट किस्म की एम्बुलेंसेस चल रही थी। गवर्नमेंट की अपनी कोई सेपरेट एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं थी। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इंटीग्रेटेड एमरजेंसी सर्विसेज का आगाज़ किया, जिसमें हमने ना सिर्फ KMC को यहाँ पर इंटीग्रेट किया, इसके साथ साथ हमने स्ट्रेंथन किए बाकी इदारों को। हमने प्रोजेक्ट में तकरीबन कोई 230 एम्बुलेंसेज हमने प्रोक्योर की, जिसमें 70 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जिसमें वेंटिलेटर्स भी नस्ब हैं, और उन एम्बुलेंसेज को हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के इस वक्त हैंड ओवर किया, और उनके एक ज़ेर निगरानी ऑर्गेनाइजेशन है सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, जो इस वक्त हमारी एम्बुलेंसेज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। इस वक्त सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में KMC का स्टाफ भी हमारे साथ बैठा हुआ है, और अगर कोई कॉल आती है फायर इमरजेंसीज की तो उसमें जो नियरेस्ट फायर स्टेशन होता है, चाहे वो KMC का हो या हमारा हो, हमने वहीं से उसको डिस्पैच करना है, वो टाइमली जैसे वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सके। इसी तरह से एम्बुलेंस की डिस्पैच भी हमारे पास सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल से हो रही है। इसके साथ साथ हमने बाकी इदारों को भी इंटीग्रेट किया हुआ है। खुदा न खास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी होती है, किसी किस्म की भी इमरजेंसी में जहाँ हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई को शट डाउन करना पड़े, उसमें KE को सपोर्ट लेते हैं। इसी तरह से बाकी जगहों पे जो वापडा है, हैस्को है, बाकी जो इदारे हैं इलेक्ट्रिसिटी के तहत, उनको हम वहाँ से बंद कराते हैं, शट डाउन कराते हैं। इस तरह से हम स्वीज सदर्न गैस कंपनी को हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया हुआ है। इस तरह से हमने पुलिस। ठीक है डॉक्टर साहब, जो सैटेलाइट स्टेशन उनका क्या कॉन्सेप्ट है? आपने पहले एक तरबियाती प्रोग्राम भी शुरू किया जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए था, इस बारे में भी बताइएगा, और ये भी बताएं कि सूबा सिंध में जो हंगामी रद्द-ए-अमल है उसको किस तरह से ये डिपार्टमेंट मजबूत करेगा। बिल्कुल दो सवाल हैं। एक सवाल आपने किया कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग, और दूसरा सवाल आपने किया कि किस तरह से हम लोग इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है
इमरजेंसी सर्विसेज का, क्योंकि हम इस पूरी जो कम्युनिटी है उसको हम रेडी कर रहे हैं प्रिपेयर्डनेस पे कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसको किस तरह से वहाँ पर बिहेव करना चाहिए। उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, फर्स्ट एड पे उनको हम ट्रेन कर रहे हैं किस तरह से CPR करनी है। हम उनको हमने अभी रिसेंटली पुलिस की भी ट्रेनिंग स्टार्ट की, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स की, और हम जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि जहाँ पर वो रेस्क्यू टीम से पहले पहुँचते हैं अगर वहाँ पर किसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर दे सकें। और इसके सिलसिले में हमारी कोऑर्डिनेशन उनके साथ चल रही है और बहुत जल्द जो पुलिस का कैरिकुलम है उसमें हम इमरजेंसी सर्विस के जो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उनको ऐड कराने जा रहे हैं कि वहाँ से जिन लोगों की ट्रेनिंग होगी और उनको पहले दिन से ही इमरजेंसी सर्विस के बारे में पढ़ाया जाएगा, हम उनके मास्टर ट्रेनर भी इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे। इसके साथ साथ हमने बच्चों के स्कूल्स में हमने बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट कराई, क्लास 6 एंड अबव, उनको भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं और उनको हम CPR की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, हम कम्युनिटी को ट्रेन कर रहे हैं। और इस तरह की क्योंकि अभी आपने रिसेंटली भी देखा था कि जो फ्लड्स आए, बिपरजॉय का भी फ्लड्स आए थे जी, और उसमें कम्युनिटी का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट बस जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनके लिए कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो? अदीब, पैगाम मेरा यही है कि इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त चारों सूबों में मौजूद हैं और हम बेसिकली सिंध में मेरा मैसेज सारे लोगों के साथ यही है कि जो कंट्रोल रूम पे कॉल करते हैं पेशेंट्स के साथ कॉल किया करें। आपके अपने लोग हैं, हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि फ़ोन पे बदतमीज़ी की जाती है हमारे लोगों के साथ, तो काइंडली जो आपके अपने लोग हैं इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएँ और पेशेंट्स के साथ पेश आएँ। ज़ाहिर बात है आप इमरजेंसी में होते हैं और हमारी भी कोशिश यही होती है कि एज सुन एज पॉसिबल ना सिर्फ हम अपनी गाड़ियों को डिस्पैच करें बल्कि अपनी टीम्स को डिस्पैच करें। और काइंडली याद रखें जो हमारी यूनिफॉर्म, जो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म ये हमारी आइडेंटिटी है, जहाँ पर भी आप इनको काम करते हुए देखें काइंडली इनको मौका दिया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पर हम आए रोज़ देखते हैं नित नई वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं, कुछ उनमें से मालूमाती वीडियोस होती हैं, कुछ हालात हाजरा से मुतल्लिक होती हैं। तो पहले एक वीडियो आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हाथी जो हैं वहाँ पर गहरी नींद के मज़े लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो में थके हारे बेचारे जो हाथी हैं वो हमें खराटे लेते सुनाई भी दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो में हम देख रहे हैं कि हाथियों के खराटों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बच्चों को इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।